फयाज, आप तो काफी पहले से हो ना, तो आपको तो स्टार्टिंग में ये भी नहीं पढ़ा था आपने, लेट ज्वाइन किए था, तो आपको तो बिल्कुल 10 मिनट पहले आके बैठ जाना चाहिए। 12th के बाद आपकी एक्चुअल में लाइफ स्टार्ट होगी, जो आपके आगे की लाइफ को सेट करती है। 12th के बाद ही तो ब्रांचेस निकलेगी बहुत सारी, ये तो स्कूली लाइफ है। तो ये जो बातें आप पढ़ते हैं, इसी से एक तो अपना एक अंदर पोटेंशियल, एक कॉन्फिडेंस सेट हो जाता है, डेवलप हो जाता है, जो पूरी लाइफ में काम आता है। और वो कैसे बनता है? वो धीरे धीरे ही बनता है। आप जो धीरे धीरे ये एक दो छुट्टियां करते हैं, तो पूरे साल में अगर 10-20 छुट्टियां कर दी है, तो वो आपके कॉन्फिडेंस में से बहुत सारा कुछ सब्ट्रैक्शन कर देगा। ओके, तो चैप्टर नंबर 3 में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन, करंट डेंसिटी पढ़ा, रेजिस्टेंस के बारे में बात की, रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की बात की, मेटल के वायर के रेजिस्टेंस को कौन कौन, देन हमने फ्री पाथ के बारे में थोड़ी बहुत बात की थी, फ्री पाथ क्या होता है ना, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद है ना, फिर हमने रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन की भी बात की, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, बीच में कहीं स्टार्टिंग में कहीं ओम्स लॉ पढ़ लिया था, ओम्स लॉ हो गया था, और ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी हो गया था, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हो गया था। तो चैप्टर के मतलब कोई भी चैप्टर का नाम है तो फिंगर्स पे आपके अगर टॉपिक होते हैं तो बहुत बेटर रहता है। अंदर क्या है वो तो आपको डिटेल में ध्यान से सुन भी रहे हैं, पढ़ते ही हैं, ये टॉपिक भी आपको पता होने चाहिए। इससे होता है कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो फटाफट वो दिमाग का वहीं जाता है फोल्डर, और आपको चीजें रिकॉल जल्दी होती है, रिकॉल सिस्टम अच्छा हो जाता है। ओके, और रिसेंटली सबसे लास्ट में क्या पढ़ा था, कॉम्बिनेशन के बाद कुछ क्वेश्चन ही किए थे। आज हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। एक तो होता है बायोलॉजी में सेल, सेल बोल दे तो आप वो भी समझ जाएंगे, जिसमें पता नहीं क्या क्या होता है, आप ही जानते हैं। हमारे होता है इलेक्ट्रिक सेल, जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है ना। इलेक्ट्रिक सेल की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, है ना, इलेक्ट्रिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किसी सर्किट में आपको अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, डायरेक्ट करंट चाहिए, तो हम इलेक्ट्रिकल सेल यूज लेते हैं। डायरेक्ट करंट मिलता है इलेक्ट्रिकल सेल से। और जो एसी जनरेटर होते हैं, जहां टरबाइन को रोटेट करके पावर जनरेट किया जाता है, वहां पर एसी जनरेट होता है। और इलेक्ट्रिकल सेल से क्या मिलता है? डीसी। कुछ बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किए ना, डैनियल सेल, लैप्लांशियल सेल के ईएमएफ को कंपेयर किया था, तो वो सेल केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। ठीक है, अब सेल में क्या क्या होता है, तो सेल में एक सॉल्यूशन होता है जिसको आप, जिसमें पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयंस होते हैं। एक सॉल्यूशन होता है, केमिकल सॉल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट जिसको बोलते हैं, उसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं। ठीक है, जैसे NH4Cl वाटर के साथ सॉल्यूशन, इस तरह से NaCl का वाटर के साथ सॉल्यूशन भी NH+Cl- होता है। और इसमें दो इलेक्ट्रॉन डिप्ड होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स डिप्ड होते हैं। मेटल के इलेक्ट्रॉन है, लाइक एक मेटल की प्लेट है और यहाँ पर मेटल की एक दूसरी रॉड है। अलग अलग सेल में ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके मेटल, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके नेचर अलग अलग लिए जाते हैं। ये जो बाहर आपको दिखाई देते हैं, ये होते हैं टर्मिनल, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। टर्मिनल्स, इलेक्ट्रोड्स, ये जो सॉल्यूशन होता है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं, ये बन गया आपका इलेक्ट्रिक सेल। अब अगर एक्सटर्नल सर्किट से आपको इस सेल को कनेक्ट करना है, तो टर्मिनल से मेटल के वायर कनेक्ट करते हैं, और अगर आपको किसी बल्ब को ग्लो करना है तो बल्ब से कनेक्ट कर दें, बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। दैट्स इट। करंट की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यही होती है करंट की डायरेक्शन। केमिस्ट्री में जो आप पढ़ते हैं, यहाँ सिंबल साइन ही उल्टे लगा देते हैं, आई थिंक, जैसा मुझे पता है ना। जैसे हमारे लिए पॉजिटिव टर्मिनल क्या है? एनोड। नेगेटिव टर्मिनल क्या है? कैथोड। अब आप एनोड पर नेगेटिव मानते हैं क्या केमिस्ट्री में? अंदर अंदर उल्टा होता है, और इस पर पॉजिटिव। लेकिन हमें बाहर क्या मिल रहा है? यहाँ पर हाई पोटेंशियल मिल रहा है, यहाँ पर लो पोटेंशियल मिल रहा है। तो जहां से हमें हाई पोटेंशियल मिल रहा है फिजिक्स में, वो हमारा क्या है? एनोड पॉजिटिव, और वो क्या है? कैथोड नेगेटिव। ठीक है, कैथोड एनोड से भी हमें कोई मतलब नहीं है, हमें किन से मतलब है, हम उसकी बात करते हैं। पहली बात, इलेक्ट्रिक सेल करते क्या है? केमिकल एनर्जी से कांस्टेंट
इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल जाती है, इलेक्ट्रिकल करंट हमें मिल जाता है, पहली बात। ओके, किसी भी सेल के लिए एक होता है उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक होता है उसका टर्मिनल वोल्टेज, और एक होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। इन तीनों टर्म की हम बात करेंगे और डिटेल में करेंगे और डेफिनेशन की भी बात करेंगे। फिर इन तीनों में हम रिलेशन की भी बात करेंगे। EMF के लिए हम कैपिटल E सिंबल भी यूज लेंगे। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस, इन तीनों की बात करेंगे। तो किसी भी सेल के अंदर क्या होते हैं, किसी भी सेल के अंदर जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं। अगर सर्किट ओपन सर्किट है, ध्यान दें यहाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है, अगर सर्किट ओपन सर्किट है तो इसका मतलब सर्किट से करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है। सीधी सी बात, सर्किट कैसा है, ओपन सर्किट है, तो अभी सेल से करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है। इसका मतलब अंदर आयंस भी मोशन नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। उस मोमेंट पर ए एंड सी एंड, इन दोनों टर्मिनल्स पर पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम हो जाता है, और उस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं, EMF। तो उस मोमेंट पर पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होता है, और उस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं EMF। The maximum potential difference between the two terminals of a cell when no current is drawn from the cell, जब सेल से करंट ड्रॉ नहीं करते। जब पूरी बात हो जाएगी तो आपको डेफिनेशंस डाइजेस्ट होगी। अब तो डेफिनेशन, आपको स्टेटमेंट कहाँ है आपके सामने मैंने। ओके, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, तो टर्मिनल वोल्टेज की अगर हम बात करें तो अगर आप इस वन वे की को ऑन कर दें, सर्किट क्लोज हो गया, तो जैसे ही की को ऑन किया सर्किट क्लोज हो गया और सर्किट में करंट फ्लो होने लग गया। करंट फ्लो होने से क्या होता है, सेल के अंदर आयंस का मोशन स्टार्ट हो जाता है ना। यहाँ पर पॉजिटिव आयन जाते हैं, यहाँ पर नेगेटिव आयन एक्यूमुलेट होते रहते हैं। पॉजिटिव आयन जाते हैं इधर, हाई पोटेंशियल को बढ़ाते हैं, नेगेटिव आयन जाते हैं इधर, लो पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे करंट फ्लो होता है इनके पोटेंशियल में रिडक्शन आता है, लेकिन केमिकल एनर्जी उसको कंपनसेट करती रहती है। इसका मतलब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ऐसा चलता रहता है। तो जब आयंस मोशन करते हैं, बेसिक मेन बात पर आए, जब आयंस मोशन करते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर, तो उनके अंदर भी कोलिजन होती है। बिकॉज ऑफ कोलिजन बिटवीन द आयंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल जनरेट्स, इंटरनल रेजिस्टेंस जनरेट होता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस पर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। अगर सर्किट में आई करंट है तो आप मान के चलो इन दोनों टर्मिनल, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में भी करंट होगा, और कितना होगा, जितना एक्सटर्नल सर्किट में है उतना ही अंदर भी होगा ही ना। सर्किट कंप्लीट होगा। आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट एक कंडक्टर होता है, मानते हैं। सॉल्यूशन एक कंडक्टर होता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर फ्री चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आयंस है। आप कहते हैं ना वाटर के अंदर भी करंट आ जाता है, तो वो इम्प्योर वाटर है, उसके अंदर सॉल्ट मिक्स होगा तभी उसमें करंट आ जाता है। अगर प्योर वाटर लें, डिस्टिल वाटर लें, तो उसमें कभी करंट नहीं आता, क्योंकि वो इंसुलेटर होता है ना। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव आयन है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं, तो अंदर भी उतना ही करंट होगा जितना बाहर है। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच जो आयंस में कोलिजन होती है, उससे जनरेट होता है इन दोनों के बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस करंट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप। तो ये वो वोल्टेज ड्रॉप है जो सेल के अंदर ही हो जाता है, ये वो वोल्टेज ड्रॉप है जो सेल के अंदर ही हो जाता है। तो अब बाहर टर्मिनल पर क्या मिलता है, V, और V क्या होता है, EMF माइनस IR। ये IR क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सेल के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में से कुछ पोटेंशियल ऑलरेडी ड्रॉप हो जाता है। अगर किसी सेल का EMF आपको कह दें 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको बता दें 0.5 ओम है, और किसी मोमेंट पर करंट फ्लो कर रहा है कितना, 4 एम्पियर करंट मिल रहा है उस सेल से, किसी इंस्टेंट पर बल्ब को 4 एम्पियर करंट मिल रहा है, तो टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, टर्मिनल वोल्टेज उस मोमेंट पर कितना होगा, तो टर्मिनल वोल्टेज होगा 8 माइनस 4 इंटू 0.5। इसका मतलब टर्मिनल वोल्टेज कितना मिल रहा है,
6 वोल्ट, 2 वोल्ट तो अंदर ड्रॉप हो गया। तो किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जितना कम है वो सेल उतना बेटर है। इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है तो आपको टर्मिनल वोल्टेज कम मिलेगा। ठीक है, तो ये कहानी है इन तीनों की। ईएमएफ होता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब सर्किट से करंट नहीं लेते हैं तो इस इक्वेशन को देख लें, I 0 हो जाएगा तो V इक्वल टू E होगा। उस मोमेंट पर V क्या होगा, मैक्सिमम। उस मैक्सिमम V को हम कहते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और अगर करंट ड्रॉ कर रहे हैं तो इसको कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज की डेफिनेशन क्या होगी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। इलेक्ट्रिक करंट जब ड्रॉ करते हैं तब होता है टर्मिनल वोल्टेज। तो हमें एक्चुअल में टर्मिनल वोल्टेज ही मिलता है। आपके जो ड्राई सेल होते हैं ना, है ना, यूज एंड थ्रो वाले, जब आप उसको यूज ले रहे हैं किसी भी सर्किट में तो आपको क्या मिल रहा है, टर्मिनल वोल्टेज। इंटरनल रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल ड्रॉप तो होगा ही होगा। जब आप उसको यूज ले रहे हैं मतलब करंट ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें टर्मिनल वोल्टेज ही मिलता है। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो बहुत ही छोटी सी बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ cell is called internal resistance of the cell. The resistance offered by the electrolyte of electrolyte of the cell. ठीक है, तो ये तीन डेफिनेशन के बाद हम इन तीनों में रिलेशन की बात करेंगे। 1 मिनट। हाँ सर, ऑडियो कनेक्टेड है? तो गाइस पूछे तो बता देंगे। फिजिक्स में शायद आपको बताया नहीं है, जो जितना कम बोलता है ना उसकी बाय डिफॉल्ट फिजिक्स अच्छी हो जाती है। ये कोई ऐसा वैसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप कभी भी पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। बहुत कंसंट्रेशन मांगता है और एक बार समझ में आ गया तो फिर खूब बातें करो, उसके बाद फिर नहीं भूलोगे। कंसंट्रेशन मांगता है। मैथमेटिक्स में आप प्रैक्टिस कर लो, है ना, इधर एफएम में गाने सुन रहे हो और प्रैक्टिस चल रही है, हो जाता है काम, हमने भी किए हैं। फिजिक्स में ऐसा नहीं होता, करके देख लेना, होता नहीं है। ओके, क्योंकि आगे आप देखेंगे छोटी छोटी चीजों से कितनी बड़ी पजल्स बनेगी। अभी क्वेश्चंस, डेरिवेशंस, ये पजल्स ही हमारे लिए बहुत अच्छी पजल्स बन जाती है। ओके, तो डेफिनेशंस में छोटी छोटी जो बातें हैं ध्यान रखनी है। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कब, जब दोनों टर्मिनल, जब सेल से करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, दोनों टर्मिनल के बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जब करंट ड्रॉ नहीं कर रहे, तो इसको हम कहते हैं सेल का एक तरह से मेन पोटेंशियल, मेन एनर्जी। सेल का जो मेन फोर्स है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की यूनिट क्या होती होगी नवीन? न्यूटन होती होगी ना, क्योंकि फोर्स कह रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स नहीं है न्यूटन में, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन में कहना, ये कन्वेंशन है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका पुराना नाम चला आ रहा है, बट एक्चुअल में ये क्या है, अ पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट। टर्मिनल वोल्टेज इन वोल्ट, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, रेजिस्टेंस इन ओम। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ई, वी एंड आर। रिलेशन बिटवीन ई, वी एंड आर। तो किसी भी सेल के टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है? तो रिलेशन मार्कर बोर्ड पर लिखा हुआ भी है, दिख रहा है किसी को?
कैसे होता है? किरचॉफ के लूप रूल के अकॉर्डिंग होता है, अभी दिखाते हैं। तो अगर सेल में किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में आप सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसा नहीं करते हैं। ये सेल की फुल पिक्चर है, बट हम इसका सिंबल, इसके सिंबल को वहां पर एक तरह से मार्क करते हैं। तो इसका सिंबल क्या है? तो किसी भी प्राइमरी सेल के लिए, किसी भी सेल के लिए ये है स्टैंडर्ड सिंबल। और यहाँ पर एक बॉक्स अप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? तो उसका रीजन सुन लो। एक्चुअल में सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कहां पर होता है? सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कहां पर होता है? सेल के अंदर होता है। बट इलेक्ट्रिक सर्किट्स में आप सेल के अंदर यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाते नहीं है, ना तो जगह है, ना दिखाते हैं, ना ही आपको दिखाना है। कहां पर शो करते हैं? इसके पास में। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आर को सेल के साथ में दिखा दिया, बाहर दिखाया। अब बाहर दिखाया तो आपको एक बॉक्स बनाना है। ये बॉक्स क्या बताता है? डॉटेड बॉक्स बताता है स्मॉल आर कैपिटल ई। ये सेपरेटेड नहीं है, ये दोनों मिलकर एक ही सिस्टम है। ये दोनों मिलकर एक ही सिस्टम है। ये बॉक्स ये रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी सर्किट में जब हम सेल को दिखाएंगे तो ये रिप्रेजेंटेशन होगा। अभी दिखाया था सेल, ये वही सेल है, समझ लीजिए। वो एक्चुअल उसकी पिक्चर थी, ये है नोटिफिकेशन सिंबल्स। तो इस तरह से हम सेल को दिखाएंगे। अब मैं इस सेल को एक रजिस्टर से कनेक्ट कर चुका हूं और ये सेल इस रजिस्टर को आई करंट सप्लाई कर रहा है। तो एक सेल है जिसका ईएमएफ दिख रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिख रहा है, और ये एक्सटर्नल रजिस्टर को आई करंट सप्लाई कर रहा है। ठीक है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इस आर रजिस्टर पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। आर रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल ड्रॉप V इक्वल टू आई आर होगा। ठीक है। ये टर्मिनल कहां से कनेक्टेड है? लेट ए पॉइंट से। ए पॉइंट रजिस्टर का लेफ्ट एंड है। बताइए ये टर्मिनल कहां से कनेक्टेड होता है? नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? इंटरनल रेजिस्टेंस कहां होता है? सेल के अंदर होता है। तो प्रैक्टिकली सेल का नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? रजिस्टर के राइट एंड से। इंटरनल रेजिस्टेंस तो आपको दिखाया है, होता कहां है? अंदर। तो इसका मतलब नेगेटिव टर्मिनल प्रैक्टिकली अगर सर्किट बनाया है तो कहां कनेक्टेड है? तो इसका मतलब मैं बताना चाह रहा हूं कि सेल के बिल्कुल पैरेलल में है ये रजिस्टर। स्मॉल आर तो कहां होता है? अंदर होता है। ठीक है। तो पैरेलल में क्या सेम होता है? V सेम होता है। पैरेलल में V सेम होता है। अगर सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो अब हम लूप रूल अप्लाई कर सकते हैं। ये लूप है ना, क्लोज लूप। इस क्लोज लूप में दो रेजिस्टेंसेस आपको दिख रहे हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। एक सोर्स दिख रहा है आपको। सोर्स का पोटेंशियल कितना है? E, EMF मैक्सिमम पोटेंशियल। ओके। तो अगर इस लूप पर आप किरचॉफ का सेकंड रूल अप्लाई कर दें, विच इज लूप रूल, तो क्या होगा? आई आर प्लस आई आर इक्वल टू ई। पोटेंशियल ड्रॉप्स का एल्जेब्रिक सम ईएमएफ के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है। तो वन एंड ओनली सेल इज हियर। तो एक ही ईएमएफ है, एक को लिख दिया। अब देखिए इसको क्या लिखते हैं? V पोटेंशियल ड्रॉप कैपिटल V प्लस आई आर इक्वल टू ई। और ये कैपिटल V ही क्या होता है? सेल का टर्मिनल वोल्टेज। रीजन, इन दोनों टर्मिनल के बीच में उतना ही पोटेंशियल होगा जितना रजिस्टर पर ड्रॉप हो रहा है। पैरेलल में सेम होता है ना। तो आपको बस यही बात बतानी थी, इसीलिए कंसंट्रेशन की बहुत जरूरत होती है। स्मॉल आर कहाँ होता है? ये स्मॉल आर सेल के अंदर होता है। सेल के अंदर होता है। तो इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ से कनेक्टेड है? यहाँ से। ये पॉइंट कहाँ से कनेक्टेड है? यहाँ से। तो सेल के जो टर्मिनल्स हैं वो एग्जैक्टली पैरेलल है किसके? कैपिटल आर के। तो कैपिटल आर पर जितना पोटेंशियल ड्रॉप है उतना ही दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है। और वही क्या है? टर्मिनल वोल्टेज। कब? जब आप करंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? E माइनस आई आर। जब करंट ड्रॉ नहीं करोगे तो इक्वेशन बता देगा कि ये V मैक्सिमम होगा। जितना ज्यादा करंट है, जितना ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, आपको टर्मिनल वोल्टेज कम मिलेगा। एक बात, करंट के लिए इक्वेशन क्या बना सकते हैं? यहां से करंट के लिए ऐसा लिख सकते हैं क्या? EMF अपॉन R प्लस R। यहां से I कॉमन, E डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ये होगा सर्किट का करंट। कभी कभी इस फॉर्मूले से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सर्किट का जब करंट आपसे बाकी इंफॉर्मेशन दे देंगे, आई पूछ लेंगे। और ये टर्मिनल वोल्टेज, EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस में रिलेशन। तो सेल के लिए तीन बातें, एटलीस्ट टर्म तो याद रह गई होगी।
डेफिनेशन तो आप बाद में याद करेंगे। ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस, और उसमें रिलेशन कुछ इस तरह से, ठीक है। अब सेल की बात हो गई, सेल की टर्म्स, सेल होता क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ होता है, क्यों होता है, क्यों होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। The basic cause of generation of internal resistance of a cell is what? Collision between ions in the electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयंस मोशन करते हैं तो उनके बीच का कोलिजन होता है इसका कॉज। इंटरनल रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले अगर कॉज आपसे पूछ लें, कोई बता सकता है, नए पुराने जो भी, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को कौन कौन से कॉज अफेक्ट करते हैं? कोई है घर पे? अक्षित या कोई है ना, उनको शायद पता होगा मे बी। टेम्परेचर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल सही बात। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर मतलब आप कौन सा सॉल्यूशन बना रहे हैं, वाटर के साथ कौन सा डिसॉल्व कर रहे हैं, है ना। कंसंट्रेशन, अगर हाई डेंसिटी है आयंस की या लो डेंसिटी आयंस की, उस पर भी अफेक्ट करता है। और वो जो इलेक्ट्रोड्स डिप करते हैं ना, इलेक्ट्रोड्स, तो उसको भी देख लें। एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बताया, ठीक है। अगर हमने पूरा इलेक्ट्रॉन डिप ही नहीं किया, थोड़ा सा पोर्शन इलेक्ट्रोलाइट में डिप है और बाकी पोर्शन बाहर है, यहाँ पर भी हमने ऐसा ही कर दिया, चलिए यहाँ पर पूरा डिप कर देते हैं। तो अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रोड को पूरा डिप नहीं किया है तो होगा क्या, सारे के सारे आयंस फिर उस जगह जाएंगे जहां पर है ये, तो वहां पर कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एक बात, अगर ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोड अंदर डिप्ड होता, अब देखिए पूरा का पूरा इलेक्ट्रोड अगर अंदर डिप है तो आयंस को आने जाने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी, है ना। तो एक फैक्टर होता है ऑन एरिया, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, area of electrode which dipped in electrolyte. सर वीडियो पॉज हो गई। बिल्कुल सही। डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, अगर इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो तब इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और डिस्टेंस कम हो तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है। डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, और टेम्परेचर भी कुछ रोल डिपेंड करता है, मे बी आप पढ़ते होंगे केमिकल रिएक्शन। ओके, अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। आपके 12th में 4 कॉम्बिनेशंस हैं सिलेबस में, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन, सेल्स का कॉम्बिनेशन, एक चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे लेंसेज के कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ठीक है। तो 2 कॉम्बिनेशन तो पढ़ चुके, कैपेसिटर का, रजिस्टर का। सेल के कॉम्बिनेशन की बात करें तो आप बता देंगे व्हाई वी कॉम्बाइन सेल्स to get desired value of EMF, to get desired value of EMF। अगर आपके पास आपको 4, 5, 6 वोल्ट चाहिए और आपके पास 1.5 वोल्ट के सेल हैं तो आप कंबाइन करेंगे, और सेल के कॉम्बिनेशन से क्या बनती है, बैटरी। बैटरी इज व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अगर आप घर पे बैटरी रखिए, उसको खोल के देखना, बहुत सारे चैम्बर होंगे उसमें, हर चैम्बर अपने आप में एक सेल है, और सेल के कॉम्बिनेशन से क्या बनती है, बैटरी। तो सेल को कंबाइन क्यों करते हैं, टू गेट डिजायर्ड वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ ज्यादा अगर चाहिए तो कॉम्बिनेशन करना पड़ता है, कम चाहिए तो भी थोड़ा कॉम्बिनेशन करना पड़ता है, देखते हैं कैसे। तो सेल के कॉम्बिनेशन की बात करें, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, उसमें पहला हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन देन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन काफी इजी होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा लेंथी भी है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम 2 सेल्स, 2 कोई सेल लेकर हम प्रोग्राम चालू करेंगे, 3 नहीं लेने, 4 नहीं लेने। जैसे कैपेसिटर और रेजिस्टर में आप 3-3 ले लेते हैं, 2 से यहाँ बात को समझेंगे। अगर कोई 2 सेल हैं, अब आपको पुरानी बात
याद आती जाएगी जो अभी तक बता दिया। देखिए एक बात, सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरह से, ये एक सेल है और उसके पास में एक दूसरा सेल भी है, यहाँ पर ये है इसका ईएमएफ E1 और ये है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो किसी भी सेल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है E1 R1, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस। ये दो फिजिकल क्वांटिटी ही किन्हीं सेल्स को डिफरेंशिएट करती है, डिस्टिंग्विश करती है, सेपरेट करती है कि वो अलग हैं। तो क्यों अलग हैं, उनके ईएमएफ अलग होंगे, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस अलग होंगे। तो एक सेल पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरा सेल और इसके भी ईएमएफ को और इंटरनल रेजिस्टेंस को मैंने डिनोट किया हुआ है, ठीक है। ये दोनों ए पॉइंट बी पॉइंट के बीच में सीरीज में कनेक्टेड है। सेकंड टॉपिक में इनको हम पैरेलल कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और ये दोनों मिलकर किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर को करंट सप्लाई कर रहे हैं, करंट सप्लाई कर रहे हैं। इन जनरल आप लोग जो टॉर्च बैटरीज वगैरह होती है उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं। बहुत से गैजेट्स होते हैं ना जहाँ 2-3 सेल लगते हैं, वहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन ही होता है। देखने में आपको लगता होगा एक इसके पास में लगा हुआ है, बट ध्यान से देखना, एक को आपने अगर ऐसे लगाया है तो दूसरे को आपको ऐसे लगाना पड़ता है। वो सीरीज कॉम्बिनेशन ही होता है, आपको पता भी नहीं लगता है ना। पॉजिटिव का नेगेटिव से, नेगेटिव का पॉजिटिव से, इस तरह से कनेक्शन होता है। तो यहाँ भी देख लें, एक सेल का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। ये सेल एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, अपोज नहीं कर रहे हैं। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कुछ अलग होता है। ओके, तो सर्किट के करंट को आई इमेजिन कर लिया और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है लेट V। तो V इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, IR, ठीक है। चलिए इस लूप को देखें तो क्लोज है, लूप है मतलब एक क्लोज्ड पाथ है। इस पर हम किरचॉफ का सेकंड रूल अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स सेकंड रूल, अब यहाँ पर मुझे 3 रजिस्टर्स दिख रहे हैं और 2 EMF दिख रहे हैं, तो इक्वेशन अच्छा बनेगा। पहले हम पोटेंशियल ड्रॉप्स के सम करते हैं, तो IR देखते जाओ और बताओ, IR1 ठीक बात, IR2 ठीक है। तो ये है पोटेंशियल ड्रॉप्स का एल्जेब्रिक सम इक्वल टू क्या होता है, E1 प्लस E2, EMFs के एल्जेब्रिक सम के अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लूप रूल, सेकंड रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप देखें तो ये जो IR है इसको आप V पुट कर सकते हैं, कैपिटल V, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ओनली कैपिटल R पर है ना। और यहाँ पर प्लस, यहाँ हम I कॉमन लेकर ऐसा लिख सकते हैं R1 प्लस R2, और यहाँ पर E1 प्लस E2, ठीक है। और V इक्वल टू हम ऐसा भी लिख सकते हैं E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है ये उस स्टैंडर्ड इक्वेशन के जैसा है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाया था। किसी भी सेल के लिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है V इक्वल टू E माइनस IR। यहाँ पर कौन क्या है, V टर्मिनल वोल्टेज, सही बात, E EMF, R इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, और I वो करंट है जो सेल से ड्रॉ किया जा रहा है। तो अब फर्स्ट इक्वेशन को उस स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर हम कंपेयर कर दें तो हमें दोनों मिल जाएंगे। दोनों मतलब ए पॉइंट बी पॉइंट के बीच में इफेक्टिव EMF और इन दोनों के बीच में इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सीधा सीधा है, सम हो रहा है ना, देखो आप। तो ये होगा इफेक्टिव या इक्विवेलेंट EMF और ये होगा इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को जस्ट आप देख लें, ज्यादा इस पर आपको स्ट्रेस देना नहीं है, बहुत इजी है। फॉर्मूलाज पते होने चाहिए आपको कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव EMF क्या होता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल EMF, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटरनल रेजिस्टेंसेस। यहाँ एल्जेब्रिक सम बोल रहा हूँ मैं, अगर सेल को अपोजिट ऑर्डर में लगा देना तो यहाँ पॉजिटिव की प्लेस पर नेगेटिव भी आ जाता है। एल्जेब्रिक सम होता है सीधा सीधा एक लाइन में। हाँ, इस इक्वेशन को लिखने के लिए भी हम यहाँ पर कहते हैं कि अगर इन दोनों सेल का काम कोई अकेला सेल कर रहा है, उस अकेले सेल को हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेल। तो देख ही लें आप, अगर 2 सेल लगाकर आपको सर्किट में आई करंट मिल रहा था, अब आपको एक ऐसा सेल मिल गया जो अकेला सर्किट में उतना ही करंट सप्लाई कर रहा है जितना 2 सेल मिलकर कर रहे थे। तो उस अकेले सेल को हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेल।
अब इस इक्विवेलेंट सेल के लिए इक्वेशन हो जाएगा, देखिए ये इक्वेशन सही है इस सर्किट के लिए। आप पूरा रूल अप्लाई करें, किरचॉफ रूल, और ये वहां तक पहुंचेंगे आप। तो इक्विवेलेंट सेल के लिए जो इक्वेशन है वो इक्विवेलेंट सेल के इक्वेशन को उन दोनों सेल के लिए कंपेयर कर लें, तो आपको क्या मिल जाएगा, इफेक्टिव या इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, E1 प्लस E2, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। रेजिस्टेंसेस के बारे में तो आप जानते ही हैं 10th क्लास से, अगर सीरीज में है तो सम ही होना है, हो भी रहा है। और ईएमएफ के लिए ध्यान रखना ये अलजेब्रिक सम होता है। E2 को नेगेटिव भी लिया जा सकता है अगर वो अपोजिट ऑर्डर में होता, तो सपोर्ट नहीं करता, अपोज करता तो। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, जो कि ज्यादा यूजफुल है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सर्किट डायग्राम देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता कैसे है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम फर्स्ट सेल, तो ये आज का लास्ट टॉपिक होगा, इस पर थोड़ा ध्यान दे लेना। एग्जाम में शायद सीबीएसई ने डायरेक्ट पूछा भी था और पूछ सकते भी हैं। फर्स्ट सेल ऑफ ईएमएफ E1, सेकंड सेल ऑफ ईएमएफ E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ऐसा बॉक्स क्यों बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ऐसा बॉक्स क्यों बनाते हैं, हाँ बिल्कुल सही, ई आर दोनों एक सिस्टम है, बस ये बताने के लिए शो बाहर किया है स्मॉल आर को, बट होता एक ही सिस्टम है। ओके, लेट दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। तो ए बी क्या है, अगर इसको थोड़ी देर के लिए मैं हटा दूं तो ए बी क्या है, एंड्स ऑफ द कॉम्बिनेशन। फर्स्ट सेल सेकंड मिलकर किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर को करंट आई सप्लाई कर रहे हैं, दोनों सेल मिलकर जब ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं। पहली बार यहाँ पर कुछ ब्रांचेस बन गई है, उन ब्रांचेस की भी नेमिंग कर देते हैं, लेट पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस लिख दिया, LMN ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब एक और बात, अकेला फर्स्ट सेल, कुछ काम हो गया क्या, अकेला फर्स्ट सेल सर्किट में आई करंट सप्लाई कर रहा है, सर्किट में मतलब कैपिटल आर रेजिस्टेंस को सिंगल सेल फर्स्ट सेल I1 करंट सप्लाई कर रहा है, और अकेला सेकंड सेल I2 करंट सप्लाई कर रहा है, ठीक है I2। तो दो ब्रांचेस आपको दिख रही है, BQPA, इस ब्रांच में I1 करंट है, और एक ब्रांच बीच में है B2A, इसमें I2 करंट है। ए पॉइंट पर I1 I2 करंट मिलकर कितना हो जाता है I, और ये I वहां पर स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ऊपर I1 और इधर I2। यहाँ पर मुझे लिखना था I1, यहाँ पर I1 है, ठीक है। तो दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हमें करना क्या है, ए पॉइंट बी पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इफेक्टिव ईएमएफ पता लगाना है इन टर्म्स ऑफ E1 E2 R1 R2। E1 E2 R1 R2 ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज है हमारे लिए, इनकी टर्म में E इक्विवेलेंट पता लगाना है, R इक्विवेलेंट पता लगाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले A या B दोनों में से किसी एक जंक्शन को ले लें, दोनों जंक्शन में से किसी एक जंक्शन को आपने ले लिया तो I इक्वल टू क्या मिलेगा, I1 प्लस I2, सही बात, I इक्वल टू I1 प्लस I2, पहली बात, ठीक है। एक लूप हम यहां ले लेते हैं P, चलिए PQRS, उल्टा हो जाएगा ना, यहां चलते हैं ऐसे PQRS। अब ये ठीक है, देखिए करंट की डायरेक्शन में हो गया ना, ये करंट की डायरेक्शन में है ये लूप, अगर पॉसिबल हो तो करंट की डायरेक्शन में ही नेमिंग करें, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इन लूप PQRS। चलिए किसी इंडिविजुअल से पूछते हैं इस लूप में, लूप रूल के अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बनेगा। तो इस लूप में कौन कौन से रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं देख लो, उन रेजिस्टेंसेस में करंट कौन कौन से हैं वो देख लो, और ईएमएफ कौन सा है वो देख लो, है ना। तो कौन बताना चाहेगा इक्वेशन अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लूप रूल इन लूप PQRS, आप में से कोई बताना चाहेगा।
सफिशिएंट टाइम ले लिया, अब तो बताइए। तो इस लूप में दो रेजिस्टेंस है, एक तो कैपिटल आर है, एक स्मॉल R1 है। बोलिए। IR I1 स्मॉल R1 इक्वल टू E1। इनके अलावा कुछ है नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें करंट कैपिटल I है और इस पर करंट I1 है, ठीक है, रेजिस्टेंस R1 है। तो ठीक बात, पोटेंशियल ड्रॉप्स का अलजेब्रिक सम EMF के अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। अब अकेला सेल है तो उसका EMF लिखना पड़ेगा। इससे I1 का इक्वेशन अगर हम बनाएं तो I1 का इक्वेशन क्या होगा? I1 का इक्वेशन तो E, पहले तो इस IR को आप क्या लिखते हैं? V, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल ड्रॉप है, इसको हम V पुट कर देते हैं, ठीक है। V I1 R1 इक्वल टू कैपिटल E1। सो I1 R1 इक्वल टू E1 माइनस V, I1 इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R1। E1 है तो I1, ठीक है। देखो चेक कर लो, सही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। सिमिलरली इन लूप A तक पहुंचा दिया वापस मैंने। इस लूप को देखें, सेकंड सेल मिल जाएगा इसमें। सेकंड सेल के लिए मुझे लूप सेलेक्ट करना था, यही लेना पड़ेगा, AQRBA। इसमें अगर हम सेम लूप रूल अप्लाई करें, पोटेंशियल ड्रॉप्स का अलजेब्रिक सम इक्वल टू, तो आपको दिखेगा 1 1 की जगह 2 2 आ जाएगा। तो मैं करंट की इक्वेशन लिखता हूं डायरेक्ट। I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? E2 माइनस V अपॉन R2 इक्वेशन 3। आपको तो पूरा करना होगा, सेम स्टेप्स रिपीट होंगे, सेम 1 1 के प्लेस पर 2 2। ओके, अब ये I1 I2 जो हमें गेन हो गए हैं इक्वेशन 2 में 3 में, उसको इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो कहते हैं ना वेल बिगन इज हाफ डन। तो डायग्राम बनाकर स्टार्ट कैसे करते हैं उस पर ज्यादा फोकस कर ले। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाता है तो सर्किट का टोटल करंट क्या है? I1 प्लस I2 है। फिर हमने फर्स्ट सेल से I1 पता लगाया और सेकंड सेल की हेल्प से I2 पता लगाया। तो आप नेमिंग कुछ भी करो, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ऐसा लूप सेलेक्ट करना है, ऐसा एक लूप सेलेक्ट करना है जिसमें ओनली फर्स्ट सेल हो, फिर उसके बाद ऐसा एक लूप सेलेक्ट करना है जिसमें ओनली सेकंड सेल हो। I1 I2 मिल जाएंगे, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 में 2 3 से, तो क्या होगा? E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। अब इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके ऐसा एक इक्वेशन बना देना ताकि हम इक्वेट कर सकें। दोनों सेल पैरेलल में जुड़कर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R को इफेक्टिव EMF कितना दे रहे हैं, उनका कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, वो हमें पता लगाना है। हमारा मेन एम है इसका पता लगाना सर्किट का, और सर्किट में मेन इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव EMF कितना है। तो इसको मॉडिफाई करके हमें ऐसा फॉर्म बनाना है। देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव वाली टर्म्स को पहले लिख देते हैं, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ऐसा हो सकता है, देख ले, दोनों टर्म को लिख दिया और बाकी जो नेगेटिव वाली टर्म थी उसमें से नेगेटिव V कॉमन आ रहा था। फिर हम एलसीएम लेते हैं R1 R2, तो यहाँ पर हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1, चेक करते जाएं, ठीक है, माइनस V, यहाँ पर क्या एलसीएम आ रहा है, तो R1 R2 ऊपर R2 प्लस R1, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। यहाँ पर I चल ही रहा है लेफ्ट साइड में। अब एम मुझे क्लियर है, मुझे ऐसा कुछ फॉर्म बनाना है तभी मैं कंपेयर कर पाऊंगा। सीरीज में तो फटाफट हो गया था, तो इसको मॉडिफाई करके वैसा फॉर्म बनाना है। तो पहले तो मैं V को LHS में लाऊं, ये LHS ही होता है ना, तो RHS से V वाली टर्म को LHS में लाऊं और I वाली टर्म को RHS में पहुंचा दूं, ट्रांसफर करते हैं। तो V ब्रैकेट R1 प्लस R2 अपॉन
R1 R2 इक्वल टू E1 R2 एज इट इज E2 R1 अपॉन R1 R2 और माइनस आई लिख दूं, देखो आई को उधर पहुंचा दिया। अब इस इक्वेशन में v जो है वो अकेला है, इंडिपेंडेंट है, कोई प्रोडक्ट में नहीं है इसके। हमारी वाली टर्म में कैपिटल V के साथ एक स्मॉल ब्रैकेट जो दिख रहा है वो प्रोडक्ट में है, इसको हटाना है। क्या करें? हटाने का एक ही तरीका होता है, डिवाइड करना, है ना? तो इस टर्म को आप राइट साइड में डिवाइड में पहुंचाएंगे। v को इंडिपेंडेंट करना है, अकेला करना है, ठीक है? तो v इक्वल टू क्या होगा? E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 अपॉन करना पड़ेगा ना। अब ये वाली टर्म R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 माइनस आई। कुछ बाकी है क्या? क्या बाकी है? डिवाइड। तो डिवाइड यहाँ जितनी भी टर्म होगी ना सब में होगा। तो RHS में दो टर्म है, पहली टर्म में डिवाइड हो गया, एक और टर्म है इसमें भी डिवाइड होगा। तो क्या है? R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, ठीक है? ये कैंसिल हो जाएगा क्या? दोनों डिनोमिनेटर कैंसिल। तो इसका मतलब v इक्वल टू क्या होगा? E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है? और यहाँ पर माइनस आई क्या लिखूं? डिवाइड को प्रोडक्ट में पहुंचा दे तो रेसिप्रोकल हो जाता है ना? तो जो टर्म डिवाइड में थी प्रोडक्ट में किया तो रेसिप्रोकल, ठीक बात है। तो ये जो इक्वेशन है इसका फॉर्म कुछ इससे मिलता है, कुछ मिलता है ना? और कंपेयर करके आपको आंसर मिलता है, फाइनल आंसर, फाइनल रिजल्ट। तो कंपेयर कर सकते हैं इस इक्वेशन को उस सिंगल सेल के लिए, वो सिंगल सेल जो आप इन दोनों को हटाकर इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को पूरा हटाकर, यहां ध्यान दें, पैरेलल कॉम्बिनेशन को इरेज कर दें, कर दिया इरेज, और एक ऐसा इफेक्टिव सेल अप्लाई करें जो अकेला सर्किट में एग्जैक्टली उतना ही करंट फ्लो कर रहा है जितना दोनों मिलकर कर रहे थे। तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट ईएमएफ, ठीक है? तो इस सर्किट के लिए आपको ये इक्वेशन हमेशा मिलेगा। और वो दोनों सेल मिलकर जब आई करंट दे रहे थे तो ऐसा मिलता है इक्वेशन, और अकेला सेल ऐसा इक्वेशन देता है। तो इन दोनों सेल को कंपेयर कर सकते हैं। रीजन सर्किट में करंट उतना ही है इसलिए कंपेयर कर रहे हैं, तो कंपेयर करते हैं। तो ईएमएफ क्या मिलेगा? इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगा? तो फॉर्मूला ध्यान रखना है, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक बात? और ये क्या होगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये दो रिजल्ट, सही बात है। ये तो आपको ऑलरेडी पता है, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, कोई भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो रेजिस्टेंस का इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऐसा ही आता है, 1 अपॉन करते हैं फिर रेसिप्रोकल करते हैं तो यही आता है। ये आपको ज्यादा ध्यान रखना है, हो जाएगा काम। तो इंपॉर्टेंट काम था इक्वेशन 1 2 3, 2 3 से 1 में वैल्यू पुट की, और यहाँ से आपने एक ऐसा फॉर्म बना लिया जिसको आप फाइनली कंपेयर कर सके इससे, स्टैंडर्ड रिजल्ट से, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, हो जाता है। तो आई थिंक इतना ही करना चाहिए आज। देखो टाइम क्या हो गया, तो आज जल्दी स्टार्ट कर लिए क्या आपने? तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं फिर 5 मिनट्स। लिखिए क्वेश्चन एक, बुक है किसी के पास? टेक्स्ट बुक शायद, बुक है ना? फर्स्ट पार्ट है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन ही सॉल्व करवाते हैं। चैप्टर नंबर 3,
क्वेश्चन सुन लो, आई थिंक आप जल्दी बता देंगे। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of resistor? What is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? एक मिनट लिखिए, गिवन लिखना था भी नहीं है ना, लिखिए गिवन ईएमएफ की वैल्यू 10 वोल्ट है, कैपिटल E इक्वल टू 10 वोल्ट, स्मॉल r इक्वल टू 3 ओम, I इक्वल टू 0.5 एम्पियर। तो कैपिटल E सेल का ईएमएफ है, स्मॉल r सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, कैपिटल I 0.5 एम्पियर सर्किट करंट फ्लो कर रहा है बाहर किसी, है ना। अब लिखिए कैपिटल R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कैपिटल R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर इधर देख लो, आपको इस E की वैल्यू कितनी बताई 10, इस R की वैल्यू कितनी बताई 3, ठीक है। सर्किट में करंट कितना बताया 0.5, इस कैपिटल R का पता लगाओ और टर्मिनल वोल्टेज पता लगाओ। तो कैपिटल R पता लगाना है, कैपिटल V पता लगाना है, ठीक है। सर्किट ऐसा कुछ है इस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन है थर्ड चैप्टर का, 3.2 सेकंड क्वेश्चन है थर्ड चैप्टर का। तो ये है, मतलब ये इनको कहते हैं, ये लड्डू टाइप के क्वेश्चन है कि बस खाना ही है आपको, फॉर्मूला पता है, वैल्यू पुट करनी, आंसर आ जाएगा। 17 वोल्ट, 17 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज, नहीं सर 17 ओम, 17 ओम, हाँ, और 8.5 वोल्ट। तो कैपिटल R की वैल्यू बिल्कुल ठीक है 17 ओम। चेक करें सभी का, ये तो सभी का आना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ है। आ गया, पेन नहीं चल रहा आपका, अभी दिमाग में कोल्ड जमा हुआ दिखता है, जुकाम है ना। तो कैपिटल R की वैल्यू 17। अब कैसे, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसको काम में लो ना, आप कहाँ दिक्कत है, कैसे क्या करें। तो पहले क्या पता करें, पहले सर्किट का करंट पता है, R पता है, E पता है, तो कैपिटल V पता लग जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज 8.5 ओम, है ना। तो किसी भी सेल के लिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है V इक्वल टू E माइनस आई आर। तो मुझे लगता है ये तीनों बातें बता तो रखिए, E पता है, I पता है, R पता है, तो कैपिटल V पता लग जाएगा, कैपिटल V की I की हेल्प से कैपिटल R पता लग जाएगा। तो V कितना आ रहा है 8.5 आ रहा है ना, 10 माइनस करंट कितना था 0.5 और ये कितना था 3, बिल्कुल ठीक है। V की वैल्यू 8.5 वोल्ट पहले, तो बस वही बात है, लड्डू भी हाथ से उठा के खाना तो पड़ेगा ना, तो फॉर्मूले में वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी ना, एक्स्ट्रा दिमाग कुछ नहीं लगाना, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूसरा V इक्वल टू क्या होता है IR, 3-4 बार बात हो गई ये तो आज, इस पर्टिकुलर सर्किट में भी यही होता है। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाय I, डबल कर दो 8.5, 17 ओम है ना, 0.5 से डिवाइड करेंगे तो डबल ही हो जाएगा 17 ओम, ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल हम आगे बढ़ेंगे और व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज की बात कल हम करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, ओके, थैंक यू।